नमस्कार बच्चों। आज हमारी इकोनॉमिक्स की पाठशाला के अंदर आज आप इकोनॉमिक्स की पाठशाला के अंदर लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे। और ये हमारी इकोनॉमिक्स की पाठशाला मैक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी 12th क्लास की सेकंड बुक 2। और लेसन नंबर 10 कौन सा है भाई? लेसन नंबर 10 है हमारा निवेश। अरे भाई, इसको क्या रखें? ये रख देते हैं, उड़ेगा नहीं। यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक और उसका कार्यकरण, यानी उसका कार्य कैसा है? निवेश गुणक और उसका कार्यकरण। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले ये लेसन नंबर 10 है, बहुत ही आसान लेसन है। ठीक है, इसको हम आराम से आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट ही कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, इसको अच्छी तरह सीखना है आपने। सबसे पहले कि निवेश गुणक होता क्या है? यानी निवेश गुणक का अर्थ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, निवेश गुणक से अभिप्राय निवेश गुणक से अभिप्राय निवेश में होने वाले परिवर्तन, निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन से है। यानी ये हमें क्या कहता है कि भाई निवेश में जितना परिवर्तन होता है, निवेश में जितना परिवर्तन होता है, यानी चेंजिंग इन्वेस्टमेंट, निवेश में जितना परिवर्तन होता है उसी के फलस्वरूप हमारी आय में कितना प्रतिशत कितना परिवर्तन होता है, यानी कि इससे कितने गुना परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम निवेश गुणक कहते हैं। यानी निवेश में परिवर्तन होने के कारण आय में कितने गुना वृद्धि हुई, उसे हम निवेश गुणक कहते हैं। इसको हम इस फार्मूला के द्वारा भी पहचान सकते हैं। के को हम निवेश गुणक के रूप में कितने गुना के रूप में लेते हैं, यानी निवेश गुणक के रूप में क्या ले लिया हमने भाई? के। इसका क्या फार्मूला होगा? चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई। मतलब आय में कितना परिवर्तन हुआ, इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन होने के कारण आय में कितने गुना परिवर्तन हुआ, जब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा के आ जाएगा। के हमारा निवेश गुणक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा सकते हैं। जैसे यदि निवेश में
निवेश में 2 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाए, 2 करोड़ रुपए की वृद्धि की जाए। दो करोड़ रुपए की वृद्धि की जाए किसके अंदर? निवेश के अंदर। तो आय में वृद्धि करने से, इस 2 करोड़ में वृद्धि करने से आय में 10 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है। आय में 10 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अब बोलेंगे कि भाई निवेश गुणक कितना हुआ, तो हम इसको निवेश गुणक के रूप में निकाल सकते हैं, यानी K इज इक्वल टू चेंज इन वाई। आय के अंदर कितनी वृद्धि हुई भाई? 10 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। इन्वेस्टमेंट के अंदर कितनी वृद्धि हुई है? 2 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो कितने गुना वृद्धि हुई? 5। यानी निवेश गुणक क्या आ जाएगा हमारा? 5। निवेश गुणक क्या आ जाएगा? 5। यही तो निवेश गुणक है। ठीक है, यानी निवेश की राशि को गुणा करके, निवेश की राशि को गुणा करके उस निवेश के फलस्वरूप होने वाले आय की वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। 5 गुना वृद्धि हुई, 2 करोड़ पहले थी, 2 5 जा 10, हमें पता चल गया भाई आय में कितना परिवर्तन हुआ है? 10 करोड़। क्लियर है? यानी निवेश गुणक क्या होता है उसका फार्मूला हो गया और उसका एक एग्जाम्पल आपके पास हो गया। ठीक है, ये हमारा निवेश गुणक क्या होता है वो कंप्लीट हो गया है। अब निवेश गुणक सेकंड पॉइंट के अंदर आते हैं, यानी गुणक तथा सीमांत उपभोग, MPC होता है ना, उपभोग प्रवृत्ति का संबंध हम निकालेंगे, का संबंध। ठीक है, यानी प्यारे विद्यार्थियों आपको इस बात का पता होना चाहिए, यानी चलो इसको हम डिटेल से ही आपको बताते हैं कि भाई उपभोग की, इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख देते हैं फिर आपको समझाएंगे इसको। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग के ऊपर जो खर्च किया जाता है, वास्तव में जो खर्च किया जाता है उसी को उपभोग सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, गुणक 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 उतना ही, गुणक उतना ही अधिक होगा। इसके विपरीत, इसके विपरीत उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जितनी कम होगी, जितनी कम होगी, गुणक उतना ही कम होगा। मतलब क्या है, देखो बच्चों इसको अच्छी तरह समझो। यानी आपकी आय कितनी है?
चलो 1,000 रुपये आपकी आय है और उसको आप 800 रुपये यानी 1,000 रुपये आय है, मान लो आपकी उपभोग प्रवृत्ति 1/2 है। क्या है? 1/2 है। आपकी उपभोग प्रवृत्ति कितनी है? 1/2। 1,000 रुपये में से अगर 1/2 आपकी उपभोग प्रवृत्ति है तो आपने कितने पैसे खर्च किए भाई? 500 रुपये। और सेविंग कितनी कर लिया आपने? 500। तो अब कहते हैं कि भाई इसका गुणक निकाल के दिखाओ। इसका गुणक निकाल के दिखाओ। तो गुणक का क्या फार्मूला होता है? k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस MPC, ये फार्मूला होता है। 1 सेम टू सेम, 1 माइनस MPC कितना है? 1/2 है। 1 सेम टू सेम, नीचे क्या है भाई? एलसीएम लेना पड़ेगा ना। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आपको पता है ना एलसीएम लेने का। इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया। 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 जा 2, जिससे डिवाइड होता है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होती है। 2 1 जा 2 हो गया। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 पे गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आ गया भाई। 1 डिवाइड बाई 2 में से 1 निकल गया 1, 1/2। यानी जो नीचे वाली संख्या होती है डिनोमिनेटर, ये उलट जाती है। देन वी फाइंड दैट k इज इक्वल टू 2। केवल जो गुणक है वो डबल होगा। यदि हम MPC की हमारी 1/2 है, MPC कितना है हमारा? 1/2 है, तो गुणक केवल 2 होगा। यानी MPC जितनी ज्यादा होगी, MPC जितनी ज्यादा होगी गुणक उतना ज्यादा होगा। MPC जितनी कम होगी गुणक उतना ही कम होगा। इसको हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं। यदि MPC 3/4 है, 3/4 को पता है आपने, हाफ से ज्यादा होती है भाई। MPC अगर 3/4 है तो k कितना होगा? 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4। ठीक है। जब इसका हम एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, क्योंकि आपको पता है ना फार्मूला तो यही होता है हमारा 1/1 माइनस MPC। MPC अगर 3/4 है तो घटा दिया भाई। 4 1 जा 4, 4 आ गया भाई। 4 1 जा 4, 3 2 3 रह गया। 1 डिवाइड बाई 1/4 हो गया। अब k निकालेंगे तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है। 1 मल्टीप्लाई 4/1 यानी 4 हो गई। जब MPC ज़्यादा हो गई, 3/4 है तो गुणक 4 है, और जब MPC 1/2 थी तो हमारी गुणक केवल 2 थी। इससे क्या बात स्पष्ट हो गई? हमने जो ऊपर लिखा है ये बात स्पष्ट होती है। यानी MPC जितनी कम है गुणक उतना ही कम है, MPC जितनी ज़्यादा होगी गुणक उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। आप प्यारे विद्यार्थियों, आप पूछोगे सर ये फार्मूला कहाँ से आया? चलो इसको भी हम आपको बनाना सिखाते हैं। ये फार्मूला कहाँ से आता है? वैसे आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इसको बनाना सीख लें। आपको पता है हमने एक फार्मूला आपको अभी अभी लिखवाया है कि भाई k इज इक्वल टू चेंज इन y होता है एंड चेंज इन i होता है। ठीक है ना, चेंज इन i होता है। और हम क्या जानते हैं? जो हमारा y है, y का मतलब हमारी जो आय है, आय क्या क्या करते हैं? या तो आय को हम कंजप्शन कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं, या जो पैसे बचते हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जो हमारी टोटल आय है या तो उसको उपभोग कर लेंगे या इन्वेस्टमेंट कर देंगे, टोटल आय का हो जाएगा ना। अगर चेंज इन वाई निकालेंगे, चेंज इन वाई निकालेंगे तो भी तो यही होगा, या तो हम चेंजिंग सी कर देंगे या चेंज इन आई कर देंगे। ठीक है। अब जहां भी आपको चेंज इन वाई दिखाई देता है उसकी जगह ये रख सकते हैं ना हम, या चेंज इन आई जहां दिखाई देता है आई को निकालेंगे, सी को इस तरफ लेके जाओ। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हम चेंज इन वाई निकालने लग रहे हैं तो चेंज इन सी को इस तरफ लेके आएंगे। क्या बच गया? देखो चेंज इन वाई का क्या फार्मूला है? चेंज इन सी प्लस चेंज इन
आई। अब चेंज इन आई अगर निकालेंगे तो चेंज इन सी को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब जहां भी आपको चेंज इन आई दिखाई देता है वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर दें। के इज इक्वल टू, ये दे रखे हमें चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन आई है तो इसकी जगह रख दें चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी। अब अगर दोनों को किसी संख्या से डिवाइड कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आता ना, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी दोनों को चेंज इन वाई से डिवाइड कर दो भाई, न्यूमरेटर को भी कर दिया, अब डिनोमिनेटर को भी दोनों को कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर सेम चीज से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों कट गया, वन आ जाता है, ये दोनों कट जाता है, वन आ जाता है, और चेंज इन सी और चेंज इन वाई। और आपको पता होना चाहिए एमपीसी का क्या फार्मूला होता है, चेंज इन सी डिवाइड बाई चेंज इन वाई। हम पिछले अध्याय में इसको पढ़ के आए हैं, ठीक है। और अब आपको जहां भी चेंज इन सी बाई चेंज इन वाई दिखाई दिया यहाँ पर हम 1 माइनस एमपीसी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या प्राप्त किया है, के इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी। और यदि हमने इसका एमपीसी से एमपीएस भी निकालना है, एमपीएस यदि है हमारे पास तो 1 बाई एमपीएस, क्योंकि एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1 होता है। और यदि हमने एमपीएस निकालना है, एमपीसी उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगी, 1 माइनस एमपीसी, और जहां पर 1 माइनस एमपीसी दिखाई दिया वहां पर हम एमपीएस की वैल्यू रख सकते हैं। यदि एमपीएस दे रखे हमारे पास तो ये फार्मूला पुट करेंगे 1 बाई एमपीएस, और यदि एमपीसी है हमारे पास तो के इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एमपीसी यूज करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी गुणक उतना ज्यादा होगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी कम होगी गुणक उतना कम होगा। आपने क्यों है ये एमपीसी ज्यादा या कम क्यों है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों जिस व्यक्ति की आय मान लो 1000 है, उसने 500 रुपये खर्च कर दिए। अब ये 500 रुपये उसने जहां भी खर्च किए हैं ये उस व्यक्ति की इनकम है। एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय होती है। अब दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो गई भाई, 5000। अब इसकी आय यदि 5000 है तो ये भी तो उसके अंदर से हाफ जो एमपीसी है वही खर्च करेगा। 500 का आधा कितना होता है, इसने 250 रुपये खर्च कर दिए। जिसने भी ये 250 रुपये खर्च किए हैं ये किसी किसी की आय है, अब ये भी आय है। अब ये आय 250 रुपये है, अब ये भी तो 125 रुपये अपने पास रखेगा और ये फिर खर्च कर देगा 125। ये 125 जिसके पास खर्च किए हैं तो किसी न किसी की तो आय है, यानी ये आय कम होती जाएगी और केवल डबल होकर हमें मिलेगी, ठीक है। यानी एमपीसी जितनी ज्यादा होगी गुणक उतना ज्यादा होगा, एमपीसी जितनी कम होगी गुणक उतना कम होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसको विस्तृत रूप से अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा और समझा देते हैं, यानी गुणक कैसे निकलेगा। आपने ये आ गया है समझ में, ठीक है ना। हमने 1-2 क्वेश्चंस भी करवा दिया आपको, या ऐसे ही एमपीएस समझ जाओगे आप, चलो करवा तो दिए हैं, चलो फिर भी आपकी करवा देते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस और हो जाएगी। चलो एक तरफ लिख देते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, करवा ही देते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों आप इसको पॉज मत करना, आगे की तरफ मत ले जाना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए। और यहाँ ले लेते हैं हम गुणक। एमपीसी क्या बोला हमने, एमपीसी का क्या फार्मूला बताया था, चेंज इन सी डिवाइड बाई चेंज इन वाई। और गुणक को क्या बोलते हैं हम, के, और के का क्या फार्मूला होता है 1 बाई 1 माइनस एमपीसी, ठीक है।
यदि आपको कोई बोले कि भाई MPC 0 है, MPC कितनी है? प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये तालिका के रूप में लिखने लग रहे हैं भाई, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। हम तालिका बनाने लग रहे हैं, कहीं आप इसको रफली ना सोच जाओ, आगे बढ़ेगा तो आगे लगा देंगे। अगर MPC 0 है तो इस फार्मूले को यूज करो, गुणक निकालो भाई। के निकलेगा कैसे? 1/1 माइनस MPC। MPC कितनी है? 0। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी गुणक कितना होगा? 1। यदि कोई MPC यानी कोई खर्च ही नहीं करेगा तो जितना इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसे बढ़े हैं गुणक उतना ही रह गया भाई, ठीक है ना। और यदि MPC 1/3 है तो गुणक कितना होगा? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC 1/3 है, तो फार्मूले में 1/1 माइनस है 1/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाता 3, 1 3 जा 3, 3 3 1 जा 3, 1 एंड 1 डिवाइड बाई 2/3। अब 2/3 को पलट देंगे तो ऊपर आ गया 3/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ गया। यदि 1/3 है MPC तो गुणा कितना होगा हमारा? 1.5। इफ 1/2 तो हमने कर लिया था, 3/4 भी कर लिया ना हमने, उनको रहने दो, 4/5 मान लेते हैं अगर, तो गुणा कितना होगा हमारा? 1/1 माइनस 4/5, यह आ जाता हमारा 5 एलसीएम, 5 1 जा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/5 हो गया। अब इसको पलट देंगे, 5/1 हो गया 5। अगर MPC 4/5 है तो गुणक हमारा क्या होगा? 5। और यदि MPC 9/10 है देन व्हाट इज द K? 1 माइनस MPC हमारा 9/10 है, इसका भी तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया भाई? 10, 10 1 जा 10 माइनस 9, 1/10, नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, क्या आ जाएगा? 10। अगर MPC 9/10 है तो गुणक क्या हो गया हमारा? 10। और यदि MPC 1 है, जितने पैसे आते हैं सारे खर्च कर देते हैं, सारे खर्च कर देते हैं जितने पैसे आते हैं, तो ये कितना होगा? 1 माइनस MPC की जगह क्या आ गया? 1 है तो 1 आ गया भाई, 1 सेम टू सेम, 1 में से 1 निकल गया 0, यानी जितनी MPC, जितनी उसकी इनकम है सारे की सारी खर्च कर दिया उसने, MPC सारे खर्च कर दिया, तो गुणक का ठिकाना ही नहीं रहेगा, नॉन फाइनाइट के रूप में आ जाएगा, असंख्यक के रूप में, क्या पता कितनी गुणा वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विभिन्न दरों के रूप में गुणक की विभिन्न दरों को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। कौन सा? अगर एग्जाम के अंदर आ जाए गुणक था सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध क्या है, पहले इसका मीनिंग लिखें, फिर इसको अच्छी तरह अपने शब्दों में समझाएं, फिर इसके एक आध एग्जाम्पल लेकर बता दें। अगर आपको ये नहीं आता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सीधा फार्मूला पुट कर दें और फिर एक आध एग्जाम्पल के तौर पे ये भी बता सकते हैं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, थर्ड पॉइंट क्या आता है? पहले क्या था लेसन देखो भाई, हमारा था निवेश गुणक क्या होता है और उसका कार्यकरण। अब उसका कार्यकरण करते हैं, काम कैसे करता है, यानी गुणक का कार्यकरण, ठीक है। गुणक का यदि हम कार्यकरण करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों इसको हम एक तालिका के द्वारा समझाएंगे, ठीक है। चलो तालिका ही बना देते हैं इसकी, उसको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो बच्चों, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे समय, यानी अवधि के रूप में लिख देते हैं, ठीक हो गया ना। अब यहाँ निवेश व्यय में जितनी वृद्धि होती है, यानी चेंज इन आई, निवेश के अंदर कितनी वृद्धि हुई?
नेक्स्ट आय में कितनी वृद्धि हुई, आय में कितना परिवर्तन हुआ है, चेंज इन वाई के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा MPC कितना है, मान लो MPC 1/2 है, यानी किस प्रकार गुणक होता है इसको विस्तृत रूप से, और कितना हमारा सेविंग होता है जो रिसाव के रूप में लेते हैं। अब इसको हम अलग अलग खंडों में बांट देते हैं। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है हमारी, अगर लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो हंसना मत, इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले जब स्टार्ट होता है हमारा, क्या होता है, स्टार्ट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता, हमने मान लिया 100 करोड़ रुपए की वृद्धि कर दी। कितना कर दिया भाई, इसको लिख दें करोड़ रुपए के अंदर। ठीक है ना, करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के अंदर परिवर्तन हुआ। तो आय में भी स्टार्टिंग में कितना हुआ भाई, 100 करोड़। MPC कितनी है, हाफ है। MPC हाफ है, यानी आधे पैसे वो उपभोग के ऊपर खर्च करेंगे। कितने होंगे भाई, 50 करोड़। सभी करोड़ के अंदर हैं, कहीं आपने लिखा हो कि लिखा नहीं सर, ये सभी करोड़ के अंदर है बच्चों। ठीक है ना, 50 करोड़ रुपए खर्च कर देता है और 50 करोड़ रुपए वो अपने पास बचा लेता है। अब जब दूसरा टाइम आता है, ये जो पैसे खर्च हुए हैं 50 करोड़, अब ये भी तो इनकम का रूप में आ गए ना, इन्वेस्टमेंट तो हुआ नहीं लेकिन इनकम तो हो गई ना। एक व्यक्ति, पहले व्यक्ति ने ये खर्च कर दिए तो दूसरे व्यक्ति की ये आय है। एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय होती है। कैसे सर, अरे भाई सुनो, यदि हम होटल के अंदर जाते हैं और चाय पीते हैं, हमने 10 रुपए की चाय पी, कितने रुपए की चाय पी भाई, 10 रुपए की चाय पी, हमारा तो एक्सपेंडिचर है, हमने तो खर्च कर दिया, लेकिन दुकानदार का क्या है, ये इनकम है। दुकानदार का क्या है, ये इनकम। यदि हम 10 रुपए की चाय पीते हैं तो ये हमारा तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन दुकानदार की क्या है, ये आय है। ये वही है, यानी हमने, पहले व्यक्ति ने 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ये दूसरे व्यक्ति की आय हो गई ना। अब 50 करोड़ उसकी आय है तो वो भी तो हाफ पैसे खर्च करेगा, यानी 25 करोड़ खर्च करेगा और 25 करोड़ अपने पास सेविंग कर लेगा। अब 25 करोड़ आय हो गई सेकेंड टाइम के अंदर, इन्वेस्टमेंट वही 100 करोड़ चला हुआ है। अब 25 करोड़ रुपए आय हो गई, अब 25 करोड़ में से हाफ फिर खर्च करेगा। ये जिसकी आय थी, ये तो एक्सपेंडिचर हो गया इस व्यक्ति का, और ये आय हो गई थर्ड वाले व्यक्ति का। अब 25 करोड़ में से ये 12.5 करोड़ खर्च कर देता है, 12.5 करोड़ सेविंग कर लेता है। अब थर्ड टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट वही 100 करोड़ चली हुई है, ये 12.5 ये इनकम आ गई। अब इसको खर्च भी करना है, खर्च करेंगे 6.25, एक्सपेंडिचर हो गया 6.25, सेविंग हो गई। अब 6.25 करोड़ रुपए किसी की आय हो गई। अब इसमें से खर्च करना है हाफ, 3.12 ले लेते हैं, अंदाजन लेते हैं, ये 12.5 आता है पता हमें, लेकिन हम अंदाजन लेते हैं। ठीक है, और 3.12 सेविंग हो जाता है। अब फिफ्थ टाइम के अंदर, अब किसी न किसी की 3.12 भी तो इनकम हुई ना। अब ये खर्च करेंगे तो 1.56 हो गया ना, इसका हाफ 1.56 सेविंग हो गई। अब 6 टाइम के अंदर ये किसी न किसी की इनकम है, अब इसमें से हाफ फिर खर्च करेंगे 7.78, और 0.78 फिर सेविंग हो गई। अब नेक्स्ट टाइम के अंदर 0.78 करोड़ रुपए टोटल इनकम है किसी की, उसमें से फिर हाफ खर्च करेगा और हाफ उसकी सेविंग हो जाएगी। अब किसी की ये इनकम हो गई, इसका तो ये एक्सपेंडिचर है, लेकिन नेक्स्ट व्यक्ति का तो ये इनकम के रूप में आ गया ना। अब इसमें से 50% ये भी खर्च करेगा। मान लो इसका हमने 20 रख लिया, प्यारे विद्यार्थियों समझ जाओ, इसका हाफ 40 का 20 नहीं होता है, लेकिन हम अंदाजन लेते हैं आपको समझाने के लिए। सेविंग 20 हो गया। 9th टर्म के अंदर ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी, कब तक, जब तक ये जीरो ना हो जाए, जब तक ये जीरो ना हो जाए ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। अब 10th के अंदर क्या है, किसी व्यक्ति की 10 है, अब 0.5 करोड़ खर्च हुआ और 0.10 है ना,
0.5 ऐसे नहीं लिखते, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ध्यान रखना बच्चों, इसको हम ऐसे लिखेंगे। यानी ये चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक ये 0 ना हो जाए, जब तक ये 0 ना हो जाए। तो हम टोटल के तौर पर लिखेंगे कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 100 करोड़ रुपए। चेंज इन जो आय में परिवर्तन आया, ये 100 करोड़ तो ये हो गया, और ये 100 करोड़ हाफ के रूप में आ जाएंगे, टोटल होंगे तब 200 करोड़। खर्च कितना हो गया भाई? 100 करोड़। और सेविंग कितना कर लिया? 100 करोड़। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये डबल ना हो जाए। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तालिका को यदि आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको, तो निवेश गुणक आपको आराम से समझ में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल, गुणक प्रक्रिया क्या होती है? गुणक क्या होती है? प्रक्रिया। गुणक किस प्रकार कार्य करता है? ठीक है, इसको हम आपको पहले थोड़ा सा बता सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है? निवेश में परिवर्तन करते हैं। अरे निवेश गुणक है, सबसे पहले क्या होगा? इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंजिंग होगी। अगर इन्वेस्टमेंट के अंदर चेंजिंग होती है तो किसके अंदर परिवर्तन आएगा भाई? आपको पता है किसके अंदर परिवर्तन आएगा? आय के अंदर परिवर्तन आएगा। और यदि आय किसी व्यक्ति की घट या बढ़ जाती है तो किसके अंदर परिवर्तन आएगा? सी के अंदर, उपभोग के अंदर परिवर्तन आता है। और यदि उपभोग के अंदर यदि परिवर्तन आता है तो उस व्यक्ति का क्या होगा? यदि उपभोग में किसी व्यक्ति का परिवर्तन आता है तो सारे समाज का परिवर्तन आता है, तो आय में फिर परिवर्तन आ जाएगा। ये हमारी चलती रहेगी चेन। ठीक है, देखो भाई, अब इसको निवेश गुणक प्रक्रिया है, इसको हम विस्तृत रूप से आपको बता देते हैं। यानी गुणक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। निवेश के बढ़ने पर, निवेश जब बढ़ जाता है, निवेश के बढ़ने पर गुणक आय में कई गुणा वृद्धि कर देता है। कई गुणा वृद्धि कर देता है। गुणक प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। निवेश गुणक में निवेश के गुण बढ़ने पर, यानी निवेश में जब वृद्धि हो जाती है तो आय में कोई गुणा वृद्धि हो जाएगी निवेश से। और इसके उलट, पहले इसको क्या बोलते हैं, इसे आपको समझने में आसानी रहेगी, इसे गुणक की अनुकूल प्रक्रिया कहेंगे। अनुकूल, जैसा कि हम चाहते हैं, अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। और इसके विपरीत क्या होगा? इसके विपरीत यदि निवेश के, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ने की बजाय उसमें से पैसे निकाल लिए जाते हैं, निवेश के कम होने पर, निवेश के कम होने पर गुणक आय में कई गुणा कमी भी कर देता है। कई गुणा कमी कर देता है।
अगर हमारी आय बढ़ जाती है तो अनुकूल प्रक्रिया, तो इसे गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया कहते हैं। प्रतिकूल प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रकार ये 2 टाइप्स का हो गया भाई। फर्स्ट हो गया हमारा गुणक की अनुकूल प्रक्रिया, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं तो हमारा इसका वर्णन हो जाएगा। चलो इसको हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यदि इन्वेस्टमेंट के अंदर 2 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है तो इनकम के अंदर 10 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है। हमने पीछे भी एग्जांपल लिया था ये। तो यानी इन्वेस्टमेंट में केवल 2 करोड़ की वृद्धि हुई, इनकम के अंदर 10 करोड़ की वृद्धि हो जाती है, तो कितने गुना वृद्धि हुई भाई? 10/2, 5 गुना, यानी कई गुना वृद्धि हो जाती है। यदि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी तो इनकम में कई गुना वृद्धि होगी, उसी को हम अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। एंड सेकेंड इज गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया, यानी इन्वेस्टमेंट में यदि कमी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट में यदि कमी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट यदि हम कंपनी से पैसे निकाल लेते हैं, गुणक में प्रतिकूल प्रक्रिया कमी कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। यदि इन्वेस्टमेंट के अंदर हम 50 करोड़ की कमी कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर हम 50 करोड़ की कमी कर देते हैं, तो इसके फलस्वरूप हमारी जो इनकम है, आय है, वो 100 करोड़ रुपए कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 100 करोड़। और इसका हम यदि गुणक निकालेंगे तो चेंज इन वाई बाई चेंज इन आई, 5 2 जा, तो गुणक कितना हो गया? 2। यानी केवल इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने 50 करोड़ पैसे निकाले हैं, लेकिन हमें नुकसान कितना का हो गया भाई? 100 करोड़ रुपए का। इस प्रकार अगर इन्वेस्टमेंट में कमी करने से उसकी इनकम में कई गुना कमी आ जाती है, इसी को हम गुणक की प्रतिकूल प्रक्रिया कहते हैं। यानी यह 2 धारी तलवार है, ये हमें फायदा भी करेगी और नुकसान भी करेगी। यह हमें फायदा भी पहुंचाएगी और नुकसान भी। जब हम इन्वेस्टमेंट की वृद्धि कर देंगे तो कोई गुना आय बढ़ जाएगी, और यदि इन्वेस्टमेंट के अंदर हम कमी कर देंगे तो कई गुना कमी हो जाएगी। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका डायग्राम देखो। इसका डायग्राम अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। इसको हम आप अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। आप इसको सीखो अच्छी तरह। ठीक है, ये हमारा O पॉइंट है, आपको पता है ये OX अक्ष होता है और ये OY अक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इनकम को OX अक्ष पर इनकम को मापा जाता है, OY अक्ष पर इन्वेस्टमेंट को मापा जाता है। किसको मापा जाता है भाई? इन्वेस्टमेंट को मापा गया है। और इसके ऊपर हमने क्या मापा है? इनकम को मापा गया है। और ये हमारा AS वक्र है। क्या है ये? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और यदि ये हमारी AS है और ये हमारा AD है, यानी AD और AS आपको पता है जिस बिंदु पर कट करते हैं वो हमारा संतुलन का बिंदु होता है। संतुलन का बिंदु मान लो हमारा E है और ये हमारा A बिंदु है। ठीक है, यानी इस पॉइंट से इतना इन्वेस्टमेंट OI के अनुसार इन्वेस्टमेंट करने से हमें OA जितनी आय प्राप्त होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। OI इन्वेस्टमेंट है और OA हमारा
आय के रूप में माना जाता है। यदि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि हो जाती है, इन्वेस्टमेंट वृद्धि होगी तो ऊपर की तरफ होगी भाई, इन्वेस्टमेंट में यदि वृद्धि हो जाती है तो एडी हमारा बढ़ जाएगा, एडी हमारा बिल्कुल सीधा लेना है। आप स्केल का यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं बनाना आपको, ठीक है। AD1 नई एडी हो गई हमारा, ये है चेंज इन आई, या I1 लिख सकते हैं या चेंज इन आई लिख सकते हैं, चलो I1 लिख देते हैं, बढ़ गया भाई। तो हमारा जो पॉइंट है ये F पॉइंट हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और हमारे इनकम पॉइंट B हो जाता है। केवल आय में I1 जितना परिवर्तन हुआ है, और हम इन्वेस्टमेंट में I1 के अनुसार परिवर्तन हुआ, और हमारा आय में ए भी परिवर्तन हो गया, यानी इसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ और आय हमारी कई गुना बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट में कम परिवर्तन हुआ, इनकम हमारी कई गुना बढ़ जाती है, इसी को तो हम अनुकूल प्रक्रिया कहते हैं। और यदि हम इन्वेस्टमेंट में कमी कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट में कमी कर देते हैं, यानी AD2, तो ये क्या हो गया हमारा I2। इन्वेस्टमेंट में कमी कर देते हैं, AB, इसका नाम C रख लेते हैं, EF कोई नाम नहीं ना, इसका नाम M रख लेते हैं। जब इन्वेस्टमेंट में कमी की गई है I से I2 के बराबर, पहले हमारा इन्वेस्टमेंट OI था, अब इन्वेस्टमेंट OI2, यानी I2 इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन हुआ है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट में कम परिवर्तन हुआ, यानी कम पैसे निकाले हमने, लेकिन हमारी जो आय है बहुत ज़्यादा कम हो गई। इन्वेस्टमेंट में कम परिवर्तन हुआ है लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा कम हो गई है हमारी, इसी को हम अनुकूल प्रक्रिया, इसी को हम अनुकूल प्रक्रिया बोलेंगे। जो बढ़ेगी इसको अनुकूल प्रक्रिया, और जो घटेगी उसको प्रतिकूल प्रक्रिया। यानी हमारा जो निवेश गुणक है वो दो धारी तलवार है, वो दोनों तरफ कार्य करेगा। यदि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि करेंगे तो आय में कई गुना वृद्धि हो जाएगी, और यदि इन्वेस्टमेंट में कमी करेंगे तो आय कई गुना कम हो जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। OX अक्ष पर आय को प्रदर्शित किया गया है, OY अक्ष पर इन्वेस्टमेंट निवेश को प्रदर्शित किया गया है, AS एग्रीगेट सप्लाई को प्रदर्शित करती है, और AD एग्रीगेट डिमांड दिखाई गई है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति ये दोनों ई पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पर संतुलन बिंदु है। यदि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की जाए, I1 के समान वृद्धि की जाए तो AD बढ़कर AD1 हो जाता है, और AS को हमारा नया संतुलन बिंदु F बिंदु पर काटेगा, और हमारी जो आय में परिवर्तन है वो AB के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं I1 के अनुसार आय इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन करने से उसकी आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार आप इसका विपरीत भी लिख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये लेसन बहुत आसान है, इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये इतना आसान आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, खुश रहें। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।